नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का दिया जवाब। विपक्ष पर चुन चुन कर किया प्रहार। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा, कांग्रेस के लिए फैमिली फर्स्ट, हमारे लिए नेशन फर्स्ट। अमेरिका से भारतीयों को वापस भेजने के खिलाफ विपक्ष के कई सांसदों ने हथकड़ी पहनकर किया विरोध प्रदर्शन। तो एस जयशंकर ने लोकसभा में विपक्ष के हर एक सवालों का दिया जवाब। एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी के पिछड़ने पर बौखलाई आप। संजय सिंह ने कहा, स्पा मसाज वाली कंपनियां कर रही एग्जिट पोल, तो बीजेपी ने किया बम पर जीत का दावा। मिल्कीपुर वोटिंग पर भड़के अखिलेश यादव, चुनाव आयोग पर दिया विवादित बयान। कहा, चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा भेंट करना पड़ेगा। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। शेख हसीना के पिता के घर में तोड़फोड़, आगजनी। प्रदर्शनकारियों ने चलाया बुलडोजर। हमले के बीच शेख हसीना ने यूनुस को दिया करारा जवाब। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात राज्यसभा से पीएम मोदी के विपक्ष पर बड़े प्रहार की। संसद के बजट सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का आज जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण प्रेरक और प्रभावी था और हम सब के लिए आगे के काम करने का मार्गदर्शन भी था। पीएम ने कहा, कांग्रेस के मॉडल में सर्वोपरि है फैमिली फर्स्ट। कांग्रेस से सबका साथ सबका विकास के बारे में अपेक्षा करना गलती होगी। ये उनकी सोच समझ के बाहर है और उनके रोड मैप में भी ये सूट नहीं करता। पीएम ने कहा कि अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस के मन में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति कितना गुस्सा और नफरत थी। उन्होंने कभी भी बाबा साहेब को भारत रत्न के लायक नहीं माना, लेकिन आज मजबूरियों के कारण उन्हें जय भीम का नारा लगाना पड़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के कालखंड में अटकाना, लटकाना और भटकाना ये उनका कल्चर बन गया था। अपने कामकाज को गिनाते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष पर चुन चुनकर प्रहार किया। साथ ही कविता भी सुनाकर कांग्रेस को आईना दिखाया। पहले लोकसभा, उसके बाद आज राज्यसभा। विपक्ष किस तरह से एक्सपोज हो गया? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर इंडिया एवर हैड, तो उनके भाषण में तो कोई कमी होती नहीं है। लेकिन आपने मौका दे दिया, आपने छेड़ दिया, आपने राष्ट्रपति जी के भाषण को बोरिंग कह दिया। तो प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पे आज पूरी की पूरी विपक्ष, कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार और भविष्य में जो मुद्दे उठाए जा सकते हैं चुनाव में और राजनीति जिस पे होगी, उन सब का एक एक जवाब भी दिया और युवाओं को यह भी बताया कि कांग्रेस की जब सरकारें होती थी तो घर में अगर आपकी शादी हो रही है किसी की, तो अगर आपको चीनी चाहिए, 2 बोरियां चीनी भी अगर चाहिए, तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। घर बनाना है तो सीमेंट के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। इस तरह की व्यवस्था से आज हम किस तरह की व्यवस्था में जी रहे हैं, वो डिफरेंस बताया। गांधी परिवार पे हमला किया, कहा कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के इंटरेस्ट में काम करती है। राहुल गांधी के जाति जनगणना और कास्ट पॉलिटिक्स के ऊपर हमला किया। भीमराव अंबेडकर के जो सपने थे उसको कैसे मोदी सरकार साकार कर रही है, उसके बारे में भी बताया कि किस तरह से मुद्रा लोन हो, चाहे वो टॉय वाली मामला हो कि किस तरह से टॉय बना करके हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ मछुआरों के लिए किस तरह की योजनाएं बनाई गई है। मुझे लगता है कि कंप्लीट स्पीच कि सरकार क्या क्या कर रही है, इससे बेहतर
स्पीच नहीं हो सकता। जी, तो राज्यसभा से पीएम मोदी आज जमकर गरजे हैं, तो वहीं आज लोकसभा में जमकर हंगामा भी हुआ है। दरअसल अमेरिका में अवैध रूप से दाखिल हुए 104 भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट कर भारत भेज दिया गया। कल रात ही अमेरिकी सेना का विमान इन नागरिकों को लेकर अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचा। इस मामले ने संसद में आज जमकर बवाल हुआ। विपक्षी दलों ने सरकार की विदेश नीति और भारतीय नागरिकों के प्रति रवैये पर सवाल उठाए हैं। संसद में विपक्ष के कई सांसद हाथ में हथकड़ी पहनकर विरोध प्रदर्शन करते हुए भी नजर आए। तो वहीं विपक्ष के हर एक सवालों का एस जयशंकर ने तगड़ा जवाब भी दिया है। जयशंकर ने कहा कि सभी देशों की जिम्मेदारी है कि अगर उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे हैं तो उन्हें वापस भेजा जाए। विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया कई सालों से चल रही है, ये कोई नई बात नहीं है। विदेश मंत्री ने जोर देकर यह भी कहा कि अवैध तरीकों से विदेश भेजने वाले एजेंट्स पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो पहले से ही पता था कि प्रक्रिया चल रही है, वापस आएंगे भारतीय, लेकिन इसको मोदी और ट्रंप की दोस्ती को लेकर क्यों विपक्ष जोड़ रहा है? देखिए, इस मुद्दे के ऊपर बहुत अभी राजनीति होगी। अभी तो करीब 107 लोग आए हैं, 18,000 की संख्या है, ये सब वापस आएंगे। क्यों परेशानी हो रही है? क्यों बवाल मचा हुआ हथकड़ी पहन करके? भाई भगोड़े हो क्या तुम लोग? हाँ, हिंदुस्तान के नहीं हो। सवाल कुछ और है जिसको समझना जरूरी है। ट्रंप ने क्या किया है? ट्रंप ने ये जो राजनीति अब तक चली आ रही थी, किसको बुला लो, उसको बुला लो, रोहिंग्या बड़े परेशान हैं, अपने घर में घुसा लो, सीरिया में प्रॉब्लम हो रहा है, मुसलमानों को अंदर ले लो। अमेरिका ने शुरुआत की कि इलीगल लोग नॉट वेलकम, बाहर अपने देश जाइए। अब हो क्या रहा है? आज ही इटली से बयान आया कि पूरे यूरोप में इस्लामाइजेशन चल रहा है। कई सारे देश में राजनीति का मूल केंद्र यह बन गया है कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो हमारे कल्चर को भी खराब कर रहे हैं, यहाँ पे रेप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, पूरा माहौल खराब कर रहे हैं, और इस्लामाइजेशन हो रहा है, जिहाद चल रहा है, तो उन लोगों को भी भेजने का रास्ता ही निकल रहा है। अभी ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो आदर्श स्थिति मानी जाती थी कि भाई कहीं कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है तो आप अपने घर में बुला लो, ये दबाव पड़ जाता था। न्यू नॉर्मल क्रिएट हो रहा है कि इलीगल माइग्रेंट्स अगर हैं वापस भेजो, ठेका लेकर के नहीं लेके बैठे हुए हैं हम लोग। तो ये काम शुरू होगा अमेरिका से, ये यूरोप में भी होगा, तो हिंदुस्तान की सरकार को भी ये अधिकार मिल जाएगा। ये जो बांग्लादेशी मुसलमान रोहिंग्या ये सब जो घुसे पड़े हुए हैं, इनको भी उठा उठा करके इसी तरीके से ढाका भेजा जाएगा। यही नहीं करना चाह रहे हैं, ये दूर की कौड़ी है, इसको समझना जरूरी है। रही बात भाई आप क्यों गए इलीगल तरीके से? आप इलीगल माइग्रेशन के साथ खड़े हैं। सरकार ने सही काम किया है। ये तमाम दलाल हिंदुस्तान के अंदर लोगों को घुसाने का और हिंदुस्तान से लोगों को इल्लीगल ले जाने का, ये तमाम एजेंट्स के खिलाफ तो पहले कानून लेकर के आइए कि इसमें उम्र कैद हो। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मसला है, और पकड़ पकड़ के 20 को डालिए अंदर, मालूम चल जाएगा कि ये जो पूरा धंधा चल रहा है, ये सेकुलर पार्टीज के फंडिंग का ये बहुत बड़ा रिसोर्स है। जी, अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसके नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। पर नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, उससे आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है। आपको बता दें, एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है। एग्जिट पोल ने केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका दे दिया है, और तो और फलौदी सट्टा बाजार भी कह रहा है कि इस बार बीजेपी की जीत हो सकती है। आपके कई वीवीआईपी सीट भी फंस गई है।
हालांकि आम आदमी पार्टी ने विश्वास जताते हुए कहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे और असल नतीजे इसके उलट होंगे और हम चौथी बार सरकार बनाएंगे। साथ ही संजय सिंह ने एग्जिट पोल करने वाली कंपनियों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने इन कंपनियों को स्पा और मसाज करने वाली कंपनी बता डाला। उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कंपनियां एग्जिट पोल करेंगी तो नतीजे क्या होंगे आपको पता ही है। तो उधर बीजेपी का कहना है कि जो सीटें एग्जिट पोल में दिखाई गई हैं, हम उससे भी ज्यादा सीटें लाकर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। एग्जिट पोल को लेकर क्यों बिफर गई है आम आदमी पार्टी? भाई, कोई ये भी कह सकता है कि इस देश के अंदर में टिकट ब्लैक करने वाले लोग पार्लियामेंट में चले जाएंगे तो राजनीति यही हाल होगी। ये लोग कह सकते हैं। क्या ये भाषा है? बड़ा पहचान है संजय सिंह को मसाज कंपनी, स्पा और पार्लर के बारे में बड़ी पैनी नजर रखते हैं। वो जरूर जान पहचान होगी इस तरह के लोगों के साथ। इस तरह की भाषा ये डेमोक्रेसी में एक्सेप्टेड नहीं है। दिक्कत क्या है? ये आम आदमी पार्टी ये कुछ भी बकवास की जाती है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए इनका दिमाग इस तरीके से खराब हो गया है। ठीक है, एग्जिट पोल आया है, हर बार तो बीजेपी को एग्जिट पोल नहीं जिताती। भाई, आपको बीजेपी को हरियाणा में तो नहीं जिता रही थी, या कांग्रेस पार्टी को जिता नहीं रही है दिल्ली में। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि स्पा और मसाज पार्लर, ये क्या, किस तरह की भाषा है? आप किसी चीज से एग्री नहीं करो, उसको गालियां देना शुरू कर दो। मतलब पूरी दुनिया में तमाम एजेंसियां, सारी मीडिया ये केजरीवाल के झूठ के साथ हां में हां मिलाए तो बड़ा अच्छा। और जहां कहीं कोई क्रिटिसाइज करते इन्हें तो इनको मिर्ची लग जाती है। खैर, ज्यादा समय नहीं बचा है, काउंटिंग शुरू होगी, इन सब की हेकड़ी अपने आप खत्म होगी। जी, तो दिल्ली में केजरीवाल इस चुनाव में बुरी हार का सामना कर सकते हैं, तो वहीं मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव बुरी तरह से बौखलाए नजर आ रहे हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव के बाद अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर ऐसी गंदी टिप्पणी की है जिससे वो बुरे फंस भी गए हैं। दरअसल मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी इसी तरीके से चुनाव लड़ती है, चुनाव आयोग मर गया है, हमें उन्हें सफेद कपड़ा भेंट करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे पास सफेद कपड़ा होता तो मैं चुनाव आयोग पर चढ़ा देता। अखिलेश के इस घिनौने बयान को लेकर जमकर बवाल भी हो रहा है। बीजेपी ने अखिलेश से माफी की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि जब चुनाव जीतते हैं तब वही चुनाव आयोग सही हो जाता है और जब हारने लगते हैं तो सवाल उठने लगते हैं। अखिलेश यादव को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, साफ समझ में आ रहा है कि मिल्कीपुर उनके हाथ से निकल रहा है, लेकिन ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्या करना चाहिए? फ्रस्ट्रेशन। ये जो आप देखिए मिल्कीपुर में क्या क्या तमाशा नहीं किया। अयोध्या के राजा बता रहे थे ना, मुंह काला होगा। लोग मिल्कीपुर के यही वोट करने के लिए गए, ये हिसाब किताब बराबर करने के लिए कि इस अखिलेश यादव की इस हिमाकत कैसे हुई कि आपने अवधेश प्रसाद को अयोध्या का राजा बना दिया। अयोध्या के तो राजा एक ही है, प्रभु श्री राम, और तुमने एक ऐसे अदना से आदमी को जो चुनाव से पहले रो रहा है, ड्रामा कर रहा है और हिंदू धर्म को गालियां देने वाले लोग, वीडियो बनाया जा रहा है हनुमान चालीसा पढ़ते हुए कि हम हिंदू हैं। ये कायर लोग हैं, ये कायर लोग हैं। ये अपनी राजनीति साधने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक गिर सकते हैं। कहां गई तुम्हारी विचारधारा? कहां गया वो दम्भ? कहां गया वो अहंकार? वोटिंग इतना ज्यादा हो गया वहां, इसके हिसाब किताब में ही नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या होगा। और मिल्कीपुर में हारते ही लोग पूछेंगे कि अवधेश बाबू आप इस्तीफा दो। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई अगर मिल्कीपुर में हार गया, मेरा बेटा हार गया, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो इस्तीफा तो उनका भी 8 तारीख को होना चाहिए अगर बात के वो पक्के हैं तो। लेकिन ये जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ठीकरा फोड़ देना कि कभी ईवीएम खराब है, तो कभी काम ठीक से नहीं हो रहा,
तो कहीं इलीगल वोटिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें बहानेबाजी है और इतना घटिया बहाना है ये सब। ये बताता है कि अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या फिर केजरीवाल हो, ये सब बैड लूजर्स हैं। जी, आज की आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी है। बांग्लादेश में बुधवार आधी रात को हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजफ्फर रहमान के धनमंडी 32 स्थित आवास को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा उनके घर को बुलडोजर से ढा दिया गया, जिससे देश में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इस घटना के बाद शेख हसीना ने फेसबुक लाइव के जरिए लोगों को संबोधित भी किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि किसी ढांचे को मिटाया जा सकता है, लेकिन इतिहास को नहीं मिटाया जा सकता। उन्होंने आगे कहा, उनकी हत्या के लिए बांग्लादेश में आंदोलन शुरू किया गया था। मोहम्मद यूनुस में मुझे और मेरी बहन को मारने की योजना बनाई थी। शेख हसीना ने आगे कहा कि अगर अल्लाह ने मुझे इन हमलों के बावजूद भी जिंदा रखा है तो कुछ जरूर बड़ा काम करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं इतनी बार मौत को मात नहीं दे पाती। बांग्लादेश में हिंसा तो भड़की है, लेकिन शेख हसीना कह रही हैं कि कुछ बड़ा काम करना होगा। क्या बड़ा होगा? पहली बात तो ये जो डॉक्टर यूनुस के समर्थन में जो हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया भर में ये जॉर्ज सोरोस के चट्टे बट्टे, ये रवीश कुमार हो, ये सब सारे लोग ये जो नाच रहे थे कि डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। डेमोक्रेसी का एक ऐसा नंगा चेहरा सामने आया कि जब ये आग लगाया जा रहा था बंगबंधु के घर पे, एक अकेली महिला प्रोटेस्ट करने के लिए सामने आ गई। और इन कायरों को देखिए, ये डेमोक्रेसी लाएंगे, ये जिहादी है। उस महिला को घायल करके भेज दिया। लिंच मॉब से एक डेमोक्रेसी आएगी? खैर, जितना जो कुछ करना है 2-3 महीने का ही समय है, क्योंकि बांग्लादेश के लिए परिस्थितियां बहुत ज्यादा जटिल होती चली जा रही हैं। और अब खबर ये आ रही है कि जो घटना घटी है, इसके बाद आवामी लीग के लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं। मतलब बांग्लादेश एक सिविल वार की ओर आगे बढ़ रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।